हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि हमारी राजन सीरीज की मैथ की मैराथन क्लास चल रही है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बहुविकल्पी प्रश्न। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे 9 जनवरी को मैथ का एग्ज़ाम है। तो चलो हम वहाँ पे अपना बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो प्लीज़ आप फटाफट राजन सीरीज को उठाएं और मेरे साथ रिवीजन करें, क्योंकि मैथ जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। तो आप प्लीज़ चलो हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार चीज़ों को समझ लें, वहाँ पे जाके बहुत करेंगे तो अंक चेंज रहेगा, बाकी सारे मेथड्स वैसे ही लगेंगे। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा आप सबको पता है कि 1 से लेकर के 50 तक के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आगे का जो क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, सर्वांग समता की शर्तें हैं। क्या सर्वांग समता की शर्तें हैं? तो आप सबको पता है कि सर्वांग समता होने के लिए क्या होना चाहिए। क्या सर्वांग समता होने के लिए क्या होना चाहिए? भुजा कोण भुजा बराबर होनी चाहिए। एक सर्वांग सम होने के लिए भुजा भुजा भी बराबर होनी चाहिए और एंगल साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, साइड एंगल साइड। ऑप्शन नंबर ब दिया गया है साइड साइड साइड। और ऑप्शन नंबर स दिया गया है एंगल साइड। द दिया गया है ये सभी। तो सर्वांगसम होने के लिए इन तीनों में से सारी चीज़ें अगर फॉलो कर रही है तो हमारे सर्वांगसम होंगे। अगर साइड एंगल साइड भी फॉलो कर रहा है तो भी सर्वांगसम होगा, साइड भी फॉलो कर रहा है तो भी सर्वांगसम होगा, और एंगल साइड भी फॉलो कर रहा है तो भी सर्वांगसम होगा। तो हमारी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो मतलब ये सभी। क्या? ये सभी। और 52 का क्वेश्चन दिया गया है, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं समानुपातियों कहलाती है। क्या कह रहा है? समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियाँ हैं जिनकी संगत भुजाएं भी क्या है, समानुपाती कहलाती हैं। तो जब समान आकृतियाँ हैं और संगत भुजाएं भी समान है तो वो क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याओं 10, 65 और एवं 91 क्या 91 का जो लघुत्तम समापवर्त है, क्या एलसीएम क्या होगा? पूछ रहा है क्या 10, 65 और 91 का जो है लघुत्तम समापवर्त होगा। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसका लघुत्तम समापवर्ती पूछ रहा है? 10 का, 65 का और 91 का लघुत्तम समापवर्ती पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10 होगा, 65 2 से कैंसिल होगा ही नहीं, और ये क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। 3 से कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब इसके बाद हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ से 5 कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और एक बचेगा यहाँ पे 5 3 जा 15, और ये 5 से कैंसिल नहीं होगा। अब हम किससे कैंसिल करेंगे? अब हम 7 से कैंसिल करेंगे। किससे? 7 से, क्योंकि ये किसी भी संख्या से अब कटेगा नहीं, तो 7 से कटेगा। 7 की टेबल में 13 तो आता नहीं है। अब इसको 91 काट लेते हैं, 7 1 जा 7 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और 7 3 जा क्या आएगा 21 आएगा। अब हम 13 से कैंसिल करेंगे। किससे? 13 से। तो 13 यहाँ पे 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। तो हमने कहा कि जब एलसीएम कंप्लीट हो जाते तो नीचे लास्ट में क्या आता है 1 1 1। तो हमारे मान लो कि हमारा एलसीएम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 7 में करेंगे तो 70 आएगा। क्या आएगा? 70। अब हम 70 का मल्टीप्लिकेशन किस में कर लेते हैं? 13 में। क्या? 13 में। 13 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आता है किसी भी संख्या में। अगर हम 0 से गुणा करते हैं 0 आता है। 13 से 1 जा कितना आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा 91। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ रहा है 910 आ रहा है। क्या 910 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है। हमारा ऑप्शन अ दिया गया है 130, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 650 और स दिया गया है 910 और द दिया गया है 1000। तो हमारा आंसर कितना आया था? हमारा आंसर आया था ना 910। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। क्या? स सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। फाइनली कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हमने बताया था आपको कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है। हमने क्या बताया था आपको? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्या 55 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 3 + 2 × 7 का मान होगा। क्या 3 + 2 × 7 का मान होगा। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है? क्वेश्चंस में कहा गया है कि 3 + 2, पहले तो ये ब्रैकेट में इंटू 7 का मान होगा। तो कैसे हम इसको करेंगे? क्या दिया गया है ब्रैकेट में? थ्री + 2 × 7 का मान होगा। तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं दिया गया है, तो ये कैसे होगा? इसको पहले इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 में करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 × 7, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे। और 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे? 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 में करेंगे। एक बार 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 में करेंगे, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे? 7 में करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं दिया गया है, हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है आंसर जो, तो हम इसी में रखेंगे। क्या आया? 3 × 7 + 2 × 7। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कि 3 × 7 - 2 × 7, और ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 3 × 7 + 2 × 7। ऑप्शन नंबर स दिया गया है 3 × 7 + 2। ऑप्शन नंबर द दिया गया है 3 + 2 × 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है कि 3 × 7 + 2 × 7। तो यहाँ पे हम ब नंबर का देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ दिख रहा है क्या? 3 × 7 + 2 × 7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि x-7 कोष्टक में x-7 और कोष्टक में x-9 का गुणनफल होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चंस में कह रहा है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x-7 और x-9 का गुणनफल होगा। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? x+7 और x-9 का गुणनफल होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। x-7 बोला है। क्या? x-7, हम यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है x-7। क्या? x-7। तो देखो, पहले हम यक्स का मल्टीप्लिकेशन यक्स में करेंगे, फिर जो आएगा उसको लिख देंगे, फिर यक्स का मल्टीप्लिकेशन हम 9 में करेंगे, फिर उसी प्रकार हम 7 का मल्टीप्लिकेशन यक्स में करेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन 9 में करेंगे। चलो हम कर लेते हैं। यक्स का मल्टीप्लिकेशन यक्स में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? यक्स स्क्वायर आएगा। फिर यक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस में करेंगे? 9 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 9 यक्स आएगा। उसी प्रकार हम -7 का मल्टीप्लिकेशन यक्स में करेंगे तो -7 यक्स आएगा। और -7 का मल्टीप्लिकेशन -9 में करेंगे तो आप सबको पता है कि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो -7 का गुणा -9 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? +63 आएगा। क्या? +63 आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? यस स्क्वायर और 9x और 7x, चिन्ह हमारे क्या है? सेम है, तो ये जुड़ जाएंगे पर चिन्ह वही रहेगा। 9 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16x आएगा +63। तो हमारे गुणनफल क्या है? हमारा गुणनफल जो आया फाइनली सॉल्व करके जो हमारा गुणनफल आया वो क्या आया? यस स्क्वायर -16x +63। तो हम देख लेते हैं हमारा इतना आंसर आया है कि नहीं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, दिया गया है यस स्क्वायर -16x -16 3
ब दिया गया है यस स्क्वायर प्लस 16x माइनस 63। ऑप्शन नंबर स दिया गया है यस स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। और ऑप्शन नंबर द दिया गया है यस स्क्वायर माइनस 2x प्लस 63। तो हमारा क्या आया है यस स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। क्या यस स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है यस स्क्वायर। हमने देखा यक्स का मल्टीप्लिकेशन यक्स में करा यक्स स्क्वायर आ गया। फिर यक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने किस में किया यक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने 9 में किया तो हमारा 9x आ गया। और -7 का मल्टीप्लिकेशन हमने यक्स किया तो 7x आ गया। और -7 का मल्टीप्लिकेशन -9 में किया है तो हमारा क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या दिया गया है यस स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे आंसर ही गलत दिया गया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है x-7 और x-9 का गुणनफल होगा, जबकि हमारा फाइनली आंसर ये आएगा क्या +63। यहाँ पे आपका आंसर गलत दे दिया गया है। क्या कर दिया गया है आंसर आपका यहाँ पे गलत दे दिया गया है। यहाँ पे रहना चाहिएगा क्या +63। अगर यहाँ पे +63 हो रहा है, क्या यहाँ पे अगर +63 हो रहा है तब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तब जाके हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही होगा। यहाँ पे लगता है रॉन्ग कर दिया है, गलत मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, प्रिंट सही से नहीं हुआ है, इसी वजह से ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 63। 57 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग किलोमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई क्या हो 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। क्या दिया गया है 57 जो क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी ऊंचाई भी दी गई है, आपसे आधार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे आधार पूछ रहा है। चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो होपली कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसमें तो प्रिंट करने में वो गलती हो गई होगी, तो इसीलिए कहते हैं ना आपको मेथड पता रहेगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें प्रिंट होने में भी गलती होगी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चंस क्या दिया गया था, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था क्या दिया गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है और उसकी ऊंचाई 8 है। तो हम देख लेते हैं। तो आप सबको पता है क्या आप सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। नहीं पता है तो आप जान लो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है आपको 48 दिया गया है, कितना 48 दिया गया है। और आधार आपसे पूछ रहा है, आधार आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है, और ऊंचाई कितनी दी गई है और ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना 10 सेंटीमीटर। 2 से हम इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 2 5 जा 10 और हमारा यहाँ से क्या करेंगे 48। क्या दिया गया था हमारा हाइट जो दिया गया था 8 सेंटीमीटर दिया गया था, सॉरी हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। कितना दिया गया था 8 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 4 के टेबल से इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारे आधार कितना आ गया, जो आधार आ गया आधार कितना आ गया, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया था कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1/2 के स्थान पर 1/2 आधार ज्ञात करना था, और जो ऊंचाई थी वो कितनी दी गई थी 8 सेंटीमीटर। हमने 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 इसको काटा 4 आया, और 4 के टेबल से इसको काटा यहाँ पे
12 आया। तो हमारा आधार कितना आ गया, जो आधार आ गया वो हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ब दिखाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर्स, और श दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर, और द दिखाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने देखा कि हमारा कितना आया था, हमारा 12 आया था। कितना आया था, 12 आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 58 नंबर का। परिमेय संख्या -4/9 क्या, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया था, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हमने क्या बताया था आपको, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या किस फॉर्म में हो, जो संख्या p/q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे p का मान कितना दिया, p का मान -4 दिया गया है, और q का मान क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, जो q नॉट इक्वल टू 0 में q का मान 0 नहीं है, 9 है। बोला कि से छोटी परिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। क्या कह रहा है, अ दिया गया -1/9, और ब दिया गया 0.2/9, अमीन/9, और स दिया गया 4/9, और द दिया गया है -7/9। तो क्या पूछ रहा है, -4/9 से क्या है, कौन सी छोटी है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, जब हम इसको बनाते हैं कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करें, क्या पूछ रहा था, -4/9 से छोटी है। जब इसको हम बनाएंगे, जब हम कोई पूर्णांक को लिखते हैं, तो आपको पता है पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक। यहाँ लिखेंगे क्या, 1/9, 2/9, और यहाँ पे 3/9, जो कि जो हमारा दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे आएगा मान लो 1/9, 2/9, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 3/9, फिर -4/9, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो है 4/9 से पूछ रहा है, छोटा है। ये सब जो 4/9 है ये छोटा है इसकी अपेक्षा, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा कौन सा -1/9 क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा है, -4/9 से 1/9 बड़ा है, पूछ रहा है छोटी है। और 0.2/9 भी क्या है, बड़ा है, और 4/9 भी बड़ा है। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा अगर देखें तो सबसे छोटा है हमारा 7/9। कौन सा, 7/9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। कौन सा, 10 सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16, 32 और 64 का लसा है। क्या, 16, 32 और 64 का लसा है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या, 16, 32 और किसका, 64 का लसा है। तो काटेंगे क्या आ जाएगा, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, 16, 32 और 64 का लसा। क्या पूछा है, 16, 32 और 64 का लसा। 2 8 जा 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर काटेंगे हम 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और इसको काटेंगे 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12। फिर 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब लास्ट में बचा है कि हमें लास्ट में क्या लाना है, सारा 1 1 लाना है, 1 और 2 1 जा 2। हमारा लास्ट में 1 1 आ रहा है ना।
अब सब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। क्या 64। हमारा जो एलसीएम आया कितना आया 64 आया। कितना आया 64 आ गया। मल्टीप्लिकेशन किए कितना आया 64 आया। देखो हमारा 64 आया है। क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर अ दिया गया है 64, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 32, ऑप्शन नंबर स दिया गया है 16 और ऑप्शन नंबर द दिया गया है 8। हमारा क्या आया है हमारा आया था 64। कितना आया था 64। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अ सही होगा। 16 दिया गया है समीकरण 1.5y माइनस 7। क्या 1.5y माइनस 7 इक्वल टू 0.5y का हल है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है 1.5y क्या 1.5y माइनस 7 इक्वल टू क्या दिया गया है माइनस 7 इक्वल टू दिया गया है 0.5y। देखो ये भी y है ये भी y है। ये दोनों क्या है सजाती पद है। तो इसको हम एक साथ ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 1.5y इधर पॉजिटिव इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा 0.5y इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या था इधर -7 था उधर जाएगा कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब हम इसमें से इतना घटाएंगे 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। अगर इसमें से घटाएंगे तो 1.5 में से अगर हम क्या घटा दें 0.5 क्या 0.5 में से 5 जाएगा 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1y कितना 1y पॉइंट किधर 0 है तो 1 लिख सकते हैं इसको। इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम निकालें क्या निकालें यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 7/1 7/1 क्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7/1 को 7 लिख सकते हैं। तुम्हारा y का मान कितना आ गया हमारा y का मान 7 आ गया। तो ऑप्शन आ दिया गया 3.5, ऑप्शन नंबर ब दिया गया 7, ऑप्शन नंबर स दिया गया है 5 और ऑप्शन नंबर द क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर जो द दिया गया और ऑप्शन नंबर द दिया गया है 2। तुम्हारा क्या आया है y बराबर 7 आया ना। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन 61 दिया गया है y और कोष्टक में क्या दिया गया है z माइनस एक्स प्लस जेड और कोष्टक में x माइनस वाई और प्लस एक्स और y माइनस जेड का हल है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम इरेज कर लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया गया था क्वेश्चन हमारा दिया गया था तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया y z माइनस एक्स। हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है y और कोष्टक में z माइनस एक्स और क्या दिया गया है प्लस जेड एक्स माइनस वाई क्या प्लस जेड एक्स माइनस वाई और क्या दिए प्लस एक्स वाई माइनस जेड क्या प्लस एक्स वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y का मल्टीप्लिकेशन z में करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा yz और फिर y का मल्टीप्लिकेशन एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें करेंगे फिर एक बार इसमें करेंगे। तो y का z में मल्टीप्लिकेशन किए तो yz आ गया। फिर y का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो yx आ जाएगा। फिर प्लस z और z का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा zdx और z का y में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस zy। उसी प्रकार यस का मल्टीप्लिकेशन पहले y में करेंगे फिर यस का मल्टीप्लिकेशन फिर z में करेंगे। यस का y में करेंगे तो यक्स वाई आ जाएगा और यस का z में करेंगे तो माइनस यक्स जेड आ जाएगा। अब देख रहे हैं हमारा कुछ कट रहा है। देखो वाई जेड यहाँ पर भी है और वाई जेड यहाँ पर भी है।
तो वाई जेड से ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में, कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पे प्लस वाई एक्स है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पर भी जेड एक्स है, ये पॉजिटिव में निगेटिव में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया? कुछ भी नहीं बचा, आई मीन 0 आया। तो हमने कैसे किया, आप लोग होपली कैसे समझे? कैसे समझना है कि y का पहले मल्टीप्लिकेशन z में करना है, तो वाई जेड आ गया। फिर y का मल्टीप्लिकेशन x में करना है, तो वाई एक्स आ गया। बीच में माइनस था, यहाँ पे माइनस लगा दिए। फिर प्लस यहाँ पे था तो प्लस लगाए। फिर z का मल्टीप्लिकेशन हम किस में करें, जेड एक्स में करें, तो जेड एक्स आ गया। फिर z का मल्टीप्लिकेशन हमने y में किया तो जेड वाई आ गया। फिर प्लस फिर x का मल्टीप्लिकेशन हमने y में किया तो एक्स वाई आ गया। और फिर x का मल्टीप्लिकेशन हमने किस में किया, z में किया, तो एक्स जेड आ गया। फिर वाई जेड यहाँ पर भी था और वाई जेड कहाँ पे था, वाई जेड यहाँ पर भी था, वाई जेड यहाँ पर भी था। एक पॉजिटिव में था और एक निगेटिव में था, दोनों कैंसिल हो गया। माइनस वाई एक्स यहाँ था, यहाँ प्लस जेड एक्स था। माइनस वाई एक्स यहाँ था, यहाँ प्लस एक्स वाई था, दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे प्लस जेड एक्स था, यहाँ पे माइनस एक्स जेड है। तो एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, सारा कैंसिल हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। देखते हैं हमारा आंसर 0 आया है कि नहीं, ऑप्शन में 0 दिया गया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर अ दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 2x, ऑप्शन नंबर स दिया गया है 3z और ऑप्शन नंबर द दिया गया 0। हमारा आंसर 0 आया था ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम 62 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है। क्या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है और आधार 15 सेमी है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, उसी तरीके से होगा। इसलिए हम कहते हैं ना, मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता हो जाए। हम क्वेश्चन एग्जाम में चाहे जैसा भी आए, बस बहुत करेगा तो अंक चेंज होगा। सारे ऑप्शन तो वैसे ही सारे तरीके तो वैसे ही रहेंगे। तो हम चलो चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 45 वर्ग सेमी दिया गया, और जो आधार यहाँ पे आधार दिया था और अगले वाले में ऊंचाई दी थी। हमसे आधार पूछ रहा था, यहाँ पे आधार दिया गया, हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, हमने बताया था ना कितना होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या, आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 45 दिया गया था, 45 और 1/2 यहाँ लिखेंगे। और इसमें हमें आधार का मान, पहले वाले में हमें आधार पूछ रहा था, ऊंचाई दिया गया था, इसमें आधार दिया गया, कितना दिया गया है 15, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से काट दे, 15 तियाँ 45 और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, हमारी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। कैसे कि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था, कितना दिया गया था, 45 दिया गया था, 1/2 आधार का मान हमें 15 दिया गया था, ऊंचाई हमसे पूछ रहा था। तो 15 कम 15 और 15 तियाँ 45, काट दिए में 3 आ गया और 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कर दिए, 6 आ गया। तो ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा 6 आया हुआ है कि नहीं। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर अ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर स दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 9 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन, हमारा कौन कितना आया था, हमारा आया था 6 सेंटीमीटर। कितना आया था, 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। अगला दिया गया है पूर्ण संख्याओं में योग का दशमक अव्यय होता है। योग का दशमक अव्यय कैसे किसे कहते हैं, तो जीरो को क्या कहते हैं, योग का दशमक अव्यय कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं जीरो का, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ते हैं, क्या करते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो क्या होता है। मान लो संख्या लिए कोई, हम मान लो हमने 6 लिया और 6 में जीरो जोड़ा, तो 6 में क्या किया, जीरो जोड़ा, तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। 6 लिया, जीरो जोड़ा, तो वही संख्या में फिर से प्राप्त हो जाए। मान लो 7 ले रहे हैं और 7 में जीरो जोड़ रहे हैं तो हमें
फिर वही 7 प्राप्त हो जा रहा है। तो 0 क्या हो गया, उस संख्या का योग तस्मक हो गया। तो बोल रहा है पूर्ण संख्याओं में योग का तस्मक अव्यय होता है। तो योग का तस्मक अव्यय क्या होता है, जब किसी भी संख्या, मान लो पूर्ण संख्या कितनी होती है 0 1 2 3 4, उसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या में योग का तस्मक अव्यय क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और हम योग का तस्मक अव्यय 0 को ही योग का तस्मक अव्यय कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, आ सही हो जाएगा। कौन सा, आ सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर 56 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। ऑप्शन नंबर अ दिया गया 210, ऑप्शन नंबर ब दिया गया 420 और ऑप्शन नंबर अ दिया गया सा दिया गया 840 और ऑप्शन नंबर द दिया गया है 1000। तो हम इसको निकालते हैं। क्या दिया गया है, 56 70 और 84। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 56 और क्या दिया गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। 56 70 और 84। 56 70 और क्या दिया गया था 84। इसका हमसे पूछ रहा था एलसीएम। तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। क्या, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर इससे भी काटेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बचा। 2 5 जा 10 और 2 के पहाड़े में 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 14 आ जाएगा। 14 दूना 28 होता है। 35 तो कैंसिल नहीं होगा और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हम किससे काटेंगे, अभी भी हम, क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है तो 2 से 1 जा 14, यहाँ पे 35 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब हम 3 से काटेंगे। क्या, 3 से, 3 के टेबल में 7 आता नहीं है। 3 के टेबल में 35 आता नहीं है। 3 के टेबल में 21 आता है। क्या, 3 से 1 जा 21। अब हम 5 से काटेंगे। किससे, 5 से। 5 से 1 जा 35 और फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हम किससे काटेंगे, लास्ट ऑप्शन बचा 7 और हमने बताया कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 1। यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। अब सारा गुणा कर लेते हैं। क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 का गुणा जब 5 में करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 120। क्या, 120। और 120 का गुणा अगर हम 7 में करें, क्या, 120 का गुणा हम 7 में करें, क्या आ जाएगा, 7 0 0 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तुम्हारा फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली आंसर हमारा आया 840। तो हम देखते हैं हमारा 840 आया हुआ है कि नहीं। दिया गया है, देखो ऑप्शन नंबर स दिया गया है, क्या, 840। तो हमारा आंसर मतलब सही आया है कि जो हमने एलसीएम निकाला क्या आया है, 840। 65 देख रहे हैं, क्या समीकरण 2.8x इक्वल टू 5.4 प्लस x का हल है। ये आपका क्वेश्चन बीटीसी 2017 में पूछा गया है। क्या 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 पूछ रहा है, समीकरण 2.8x इक्वल टू 5.4 प्लस x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पूछा गया है क्या, 2.8 इक्वल टू 5.4 प्लस यक्स का मान होगा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि यक्स का मान होगा, तो यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या दिया गया था, 2.8x। अच्छा, 2.8x दिया गया था। क्या दिया गया था, 2.8x। 2.8x और हमसे यक्स का मान पूछ रहा था। देखो ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा 2.8x माइनस यक्स इक्वल टू क्या, 54 5.4। अब देखो 2.8x
और ये हमारा क्या है, माइनस है, ये क्या है, माइनस। तो यक्स इसमें से कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2.8 और क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस कामा की यहाँ पे -1 आ जाएगा, इक्वल टू 5.4। अब देखो 2.8 में से अगर हम 1 घटाते हैं, क्या 2.8 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1.8, क्या 1.8 इक्वल टू 5.4। अब यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालें तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, मीन 5.4 अपान 1.8। यहाँ से दोनों स्थान पे सेम पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा क्या 54/18। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 तिरिक 54, क्या 18 तिरिक 54। तो हमारा यक्स का मान कितना आ गया, हमारा यक्स का मान 3 आ गया। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक को ऑप्शन क्या कोई भी क्वेश्चन से नहीं होगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो फाइनली आंसर नहीं निकलेगा। तो हमारा कितना है यक्स का मान, हमारा जो यक्स का मान आया वो कितना आया, हमारा यक्स का मान कितना आया था, हमारा यक्स का मान 3 आया था, कितना आया था 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। कह रहा है 66 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हो, क्षेत्रफल दिया गया है कितना 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। क्षेत्रफल दिया गया है, क्या क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे परिमाप पूछ रहा है, क्या आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपका बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था, ये क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या दिया गया है। क्वेश्चंस आपका दिया गया है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो 400√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। देखो आप सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्या ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो क्या हो, समबाहु त्रिभुज होता है, क्या जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कितने दिया गया, आप सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल देखें, क्या देखें, क्षेत्रफल देखें, तो हमारा कितना होता है, हमारा होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना गया था 400√3, क्या 400√3, और इधर भी क्या है √3/4। अब भुजा का मान कितना दिया गया, यहाँ पे भुजा देखे तो सब 1-1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में भुजा का मान नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे ए रखेंगे, क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ए का स्क्वायर। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 में कर देंगे, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान 1600 आ जाएगा, कितना 1600 आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम ए का मान निकालें तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर लिख सकते हैं क्या √1600, क्या √1600। फिर यहीं से अगर हम निकालें ए का मान हमारा कितना आ गया √1600, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे परिमाप पूछ रहा है, तो हम त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
पूछा क्या था हमसे? हमसे पूछा था समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। सारी भुजा कितनी दी गई है? ये भी 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे a+a+a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3a। क्या? 3a। और हमारा a का मान क्या है? हमारा a का मान 1600, आई मीन 3 क्या हो जाएगा? 1600। क्या हो जाएगा? 1600। अगर हम इसको काटें, क्या इसको अगर हम काट दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 और 2 × 2 और 5 × 5। देखो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 आ जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, √16 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 100 लिख सकते हैं। हमने सिस्टम को क्या लिख दिया? 4 × 4 लिख दिया। और 100 को क्या लिख दिया? 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = क्या हो जाएगा? 4 × 5 = 20 और 20 × 5 = 100। क्या? 25 × 100। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया। तो हमारा ए का मान कितना आ जाएगा? परिमाप कितना आ जाएगा? जो परिमाप आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से 4 बाहर हो गया, यहाँ से 2 बाहर हो गया और यहाँ से 5 बाहर हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 4 = 12 और 12 × 2 = 24 और 24 अगर 24 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 होगा। कैसे हुआ? 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, 10 चौका 40 और 40 है 120 हो जाएगा। तो हमारा परिमाप क्या आ गया? हमारा परिमाप जो आ गया वो 120 आ गया। कितना? 120। देखते हैं हमारा 120 आया हुआ है कि नहीं। क्या दिया गया है? a बराबर 90 सेंटीमीटर, b बराबर 120 सेंटीमीटर और c बराबर 150 सेंटीमीटर और d बराबर 180 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा कितना आया था? 120 आया था। हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 67 नंबर का। x² - 2xy + 9y²। क्या? x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। और ये आपका क्वेश्चन कहाँ कब पूछा गया था? ये BTC 2017 में पूछा गया था। कब? BTC 2017 में। तो हम देख लेते हैं कि क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो देखते हैं। दिया क्या गया था? दिया गया था x² - 2xy + 9y²। क्या? x² - 2xy + 9y² का योगफल, आई मीन को योगफल करे क्या जाए? का योगफल, अगर उसमें योगफल करे किसका? x² + 2xy और किसका? -8y² का। क्या? -8y² का योगफल करे तो कितना आएगा? देखो ये -2xy है और ये क्या है? +2xy। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट हैं। x² और +x², ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? हमारा 2x² आ जाएगा। और ये है +9y², ये है -8y²। 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये बड़े अंक के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, मीन y² आ जाएगा। क्या? y²। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 2s² + y²। देखिए इतना आया है। क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर आ दिया गया 2s²। ऑप्शन नंबर ब दिया गया 2x² + y²। ऑप्शन नंबर स दिया गया 2s² - y²। और ऑप्शन नंबर द दिया गया है s² + 2y²। तो हमारा क्या है ऑप्शन? हमारा जो ऑप्शन आया है अगर देखिए तो 2s² + y² आया। क्या आया है? 2s² + y² आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा? ब सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कौन सी
आभास संख्या है। क्या इनमें से कौन सी आभास संख्या है? तो हमने आभास संख्या क्या बताया था? जो संख्या किससे कटे? जो संख्या 1 से कटे और किससे कटे? स्वयं से कटे। जो संख्या किससे कटे? 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो हमारी क्या होती है? आभास संख्या होती है। तो 9 क्या है? 9 को अगर हम देखें, क्या 9 को अगर हम देखें तो 9 क्या हो रहा है? 9 जो है वो 3 से कट रहा है। 3 3 जा 9। और 9 जो है अगर देखें तो 9 9 से भी कट रहा है और 9 जो है 1 से भी कट रहा है। तो आभास संख्या कहते किसे हैं? जो किससे कटे? स्वयं से कटे। स्वयं से तो कट रहा है, 1 से कटे, 1 से भी कट रहा है, लेकिन यहाँ 3 से भी कट रहा है। तो जो संख्या, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, आई मीन 1 हो और स्वयं हो, यहाँ पे स्वयं 3 गुणनखंड हो रहे हैं। क्या 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। तो हमारी 9 क्या होगा? 9 हमारी आभास संख्या नहीं होगी। वहीं 18 को देखेंगे तो 18 भी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। हमारी 18 भी आभास संख्या नहीं होगी। 6 की बात करें तो 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो हमारी 6 भी आभास संख्या नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर द दिया गया 11। अगर 11 को देखें तो 11 किसी से भी नहीं करता है। 11 स्वयं से करता है और 1 से करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। कौन सा? द सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है? अभी हमने आभास संख्या देखा, तो आभास संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, आई मीन जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, जो मतलब जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य किसी भी से कटे, मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 7 8 चाहे जिससे भी कटे, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अगर हम 6 को देखें तो बोला कि इनमें से कौन सी आभास संख्या है? तो चलो चेक कर लेते हैं कौन सी आभास संख्या है। देखो 6 को देखें, अगर हम 6 को लें, किसको ले? 6 को ले, 6 को लेंगे तो 6 से कटेगा, आई मीन 6 स्वयं से भी कट रहा है, 6 जो है 1 से भी कट रहा है और 6 जो है 2 से भी कट रहा है और जो 6 है वो 3 से भी कट रहा है। कट रहा है कि नहीं? तो हम देख रहे हैं 6 1 से भी कट रहा है, 6 6 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से, आई मीन जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारे कैसे नंबर होते हैं? वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। वहीं अगर 23 को देखें तो 10 किसी भी की टेबल में 23 आता है। 23 टेबल 23 जो होता है वो या 23 से करता है और 1 से करता है। वहीं 7 की बात करें तो 7 भी 7 से करता है और 1 से करता है। वही 31 की बात करें तो 31 भी 31 से करता है और 1 से करता है। तो जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे वो कैसी संख्या होती है? वो अभाज्य संख्या होती है। और क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कंपोजिट नंबर, आई मीन भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, आई मीन जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे, क्या कटे? जो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी भी संख्या से कटे, मीन 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो वो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी? भाज्य संख्या। उस अकॉर्डिंग देखे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। कौन सा? अ सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 24 और 36 का MSP ज्ञात कीजिए। यानी महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। क्या? महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो आप लोग सॉल्व करे होंगे। कैसे सॉल्व करते हैं महत्तम समापवर्तक? तो 24 का अगर देखें महत्तम समापवर्तक कैसे होगा, तो 24 का अगर हम भाग दे दें किसमें? 36 में। क्या दे दे? 36 में। तो 24 बन जाए 24, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब 24 का टेबल 12 में नहीं जाएगा, अब 12 का फिर इसको घुमाएंगे और 24 में देंगे। किस में? 24 में इसका भाग देंगे। तो 12 टू जा क्या हो जाएगा? 12 टू जा 24 हो जाएगा। क्या? 12 टू जा 24। ऐसे हम सॉल्व करते थे हम लोग ना, जब 3 और 4 क्लास में थे, तो ऐसे ही सॉल्व। तो हमारा ये सी एफ कितना आ गया? जो हमारा एस सी एफ आया है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एस सी एफ कितना आ गया?
हमारा ये सी एफ 12 आ गया। कितना आ गया? 12। ये 12 से लास्ट में विभाजित हुआ तो हमारा जो ये सी एफ आया कितना है? 12 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखो हमारा ऑप्शन नंबर अ दिया गया है 12, ऑप्शन नंबर ब दिया गया है 18, ऑप्शन नंबर स दिया गया है 16 और ऑप्शन नंबर द दिया गया है 20। तो हमारा जो ये सी एफ आया कितना है? 12 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। कौन सा? अ सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यंजक s की पावर q प्लस 1 और एस स्क्वायर माइनस 1 का मासा है। अभी तो आपको डिजिट में दिया गया था, अब आपको चर दिया गया है और उसका मासा ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे आसान तरीका कैसे सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना। ये क्या दिया गया? आपको दिया गया है एस क्यू प्लस 1। ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है? ये इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिया गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए के स्थान पे आपको यक्स दिया गया और बी के स्थान पे आपको 1 दिया गया। 1 का होल क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है आपका क्या? एक होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में क्या होता है? अगले कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी और क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे हमने क्या, ए के स्थान पे क्या है? ए के स्थान पे यक्स है और बी के स्थान पे 1 है। तो उसी अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं क्या? यक्स प्लस 1। और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या है? ए के स्थान पे यक्स है और बी के स्थान पे 1 है। तो यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। और बी के स्थान पे क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर हम मासा देखें, क्या मासा देखें तो ये हमने यक्स क्यू प्लस 1 को सॉल्व किया तो हमारा कितना है? हमारा यक्स क्यू प्लस 1 को सॉल्व किया तो हमारा आ गया यक्स प्लस 1 और अगले क्वेश्चन में यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो हम इसको समझाते हैं कैसे आगे करेंगे। मासा निकालना है हमको। तो क्या आया यक्स क्यू का? यक्स क्यू प्लस 1 का हमारा आ गया क्या? ये कोष्टक में आया यक्स प्लस 1 और अगले कोष्टक में आ गया आपका यस स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस आपके अतिलघुत्री में भी आते हैं। चाहे अतिलघुत्री आए चाहे बहुविकल्पी, आपको बिना सॉल्व करे आप ऑप्शंस नहीं लगा सकते हो। और लघुत्री में आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा और वहीं बहुविकल्पी में आप सॉल्व करेंगे पर आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब ये तुम्हारा यक्स क्यू को हमने क्या कर दिया? इस फॉर्म में तोड़ दिया। और अगला वाला क्या दिया गया है? अगला वाला जो हमें दिया गया है, अगला क्या दिया है? यस स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। क्या दिया गया है? यस स्क्वायर माइनस 1। तो यस स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है कि ए के स्थान पे क्या है? ए के स्थान पे यक्स है और बी के स्थान पे क्या है? वाई है। क्या? बी के स्थान पे क्या है? 1 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए कोष्टक में ए प्लस बी और अगले वाले कोष्टक में ए माइनस बी। क्या? अगले वाले कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे हमने क्या बताया? ए के स्थान पे यक्स है और बी के स्थान पे क्या है? 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या हो जाएगा? ए कोष्टक में आ जाएगा यक्स माइनस 1, ए कोष्टक में आ जाएगा यक्स प्लस 1। क्या? यक्स प्लस 1। तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं? देखो मासे में कॉमन पॉइंट देखते हैं। क्या कॉमन पॉइंट? जो दोनों में सेम हो रहा है। देखेंगे जो दोनों में सेम है। दोनों में सेम क्या आपको दिख रहा है? यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है। जो दोनों में सेम होगा वही हमारा क्या होगा? मस होगा। तो दोनों में हमें क्या सेम दिख रहा है? ऊपर भी एक्स प्लस 1 दिख रहा है, नीचे भी एक्स प्लस 1 दिख रहा है। जो अगला वाला है क्या? यस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे क्या है? एक्स माइनस 1। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। हमारा ये वाला मैच कर रहा है और ये वाला मैच कर रहा है। तो जो हमारा एस सी एफ आ जाएगा, क्या जो हमारा एस सी एफ आएगा, तो इसमें कॉमन पॉइंट देखना है। तो कॉमन पॉइंट हमारा क्या है? एक्स प्लस 1 है। क्या? एक्स प्लस 1। उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर अ। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया 3x² y² कामा 4xy का लघुत्तम समापवर्त है। देखो इसमें अब आपको चर वाला पद दिया गया और उसका लघुत्तम समापवर्त निकालना। पहले क्या देता था, पहले आपको डिजिट देता था और उसका निकालना पड़ता था। अब आपको चर पद दे रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हम कॉमन पॉइंट देखते थे, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि यक्स की अधिकतम पावर कितनी है और वाई की अधिकतम पावर कितनी है। पहला क्या दिया गया, पहला दिया गया x² वाई, क्या x² वाई। दूसरा वाला क्या दिया गया है, x³ वाई, और तीसरा वाला क्या दिया गया है, x/y³। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सबसे आपको अधिकतम पावर देखिए, तो सबसे एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पे एक्स की अधिकतम पावर 3 है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। वाई की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पे उस मसा में हम कॉमन पॉइंट देखते हैं, लेकिन जो एलसीएम होता है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम अधिकतम घात देखते हैं। आई मीन कौन सी चीज़ अधिक है, अधिकतम चीज़ देखते हैं। आई मीन कौन सी चीज़ अधिक है। यहाँ देख रहे हैं यक्स की ऊपर वाले में x² है, नीचे वाले में x³ और एकदम नीचे वाले में यक्स है। तो यक्स की अधिकतम घात कितनी है, यक्स की अधिकतम घात 3 है, तो ये इसको बाहर कर लिए। और वाई की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ भी वाई की अधिकतम घात 3 है, इसको बाहर कर लिए। तो हमारा जो लस आ गया, जो हमारा एलसीएम आ गया, वो कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया x³ y³ आ गया, कितना x³y³। होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन कौन सा चीज़ है, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। कौन सा, ब सही हो जाएगा। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x³ कामा x² कामा x⁴ y⁴ का मसा होगा, क्या मसा होगा। चलो लिख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने सॉल्व किया, क्या दिया गया है, x³ y², फिर नीचे वाले में दिया गया है x² y³, क्या x² y³, फिर नीचे क्या दिया गया है, x⁴ y⁴। अगर एलसीएम निकालते तो हमें यक्स, तो हम क्या करते, हम देखते कि यक्स की अधिकतम पावर कितनी है और वाई की अधिकतम पावर कितनी है। लेकिन अगर हम एचसीएफ निकालें तो हम कॉमन पॉइंट देखेंगे कि सब में x² है कि नहीं, सब में x³ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे x³ दिया गया है, यहाँ पे x² दिया है, यहाँ पे x⁴ दिया है। आई मीन तीनों डिफरेंट दिए हैं, तो हमें तीनों डिफरेंट नहीं लेना है, इसमें हमें अधिकतम पावर नहीं लेनी है, इसमें कॉमन पॉइंट लेना है। आई मीन देख रहे हैं यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x नीचे वाले को भी x² और एकदम नीचे वाले को x² तीनों में हमें क्या कॉमन पॉइंट दिख रहा है, तीनों में हमें x² दिख रहा है। उसी प्रकार इसमें करेंगे y², नीचे वाले को लिख सकते हैं क्या, y² और एकदम नीचे वाले को y² तो तीनों में हमें क्या दिख रहा है, तीनों में कॉमन पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, y², और इसमें तीनों में कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, x²। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x² और y², क्या x² और y², क्या दिख रहा है, हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा कितना आ जाएगा, x² और y²। जो कॉमन रहता है वो हमारा जो कॉमन पॉइंट होता है वो, उससे हम मसा ज्ञात करते हैं। और लसम में हम क्या देखते हैं, लसम में हम देखते हैं कि किसकी अधिकतम पावर है। तो होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, क्या x² y²। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सब आपके क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन जो ये लसा वाला और मसा वाला, ये आपके क्वेश्चन अति लघुत्री में भी और लघुत्री में भी पूछ सकता है और पूछा भी गया है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन क्या दिया गया है, भाज्य का सूत्र है। तो आप लोग सब जानते हैं ना, भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। चलो हम देख लेते हैं, पहले ये भी जान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है तो आप लोग भाग सॉल्व करते हो। मान लो ये 12 दे दिया, ये 24 दे दिया, या मान लो क्या दे दिया, ये 25 दे दिया, क्या 25 दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूना 24 कैंसिल। तो देखो अब हम जानेंगे कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। तो देखो ये 12 क्या है, ये क्या हमारा, ये हमारा भाज्य होता है, क्या भाज्य होता है। ये जो हमारा जो देते हैं भाग, ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, क्या भागफल होता है। जो नीचे बचता है वो हमारा रिमाइंडर में शेषफल होता है, क्या शेषफल, क्या शेषफल होता है। और ये जो बचा वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है।
क्या भाजक होता है। तो हम लोग को पता है। तो हम क्या देखें कि हमने जब 12 को 2 में 12 को 25 में जब डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, शेषफल 1 आया। तो 1 जो है हमारा शेषफल है, 2 हमारा क्या है, भागफल है, वही 12 हमारा भाजक है और 25 हमारा भाज्य है। तो आपसे पूछ रहा है भाज्य का सूत्र है, ऑप्शन नंबर आ दिया गया, भाजक बराबर भाज्य गुणे भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, और भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल गुणे शेषफल, और भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, और दे दिया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हम सब जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो चेक करते थे ना, चेक करने के लिए हम क्या करते थे, भाज्य बराबर हम क्या लिखते थे, भाज्य बराबर हम लिखते थे, हम ऐसे चेक करते थे 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 में करते थे, और जो आता था उसको उसमें हम क्या करते थे 1 जोड़ लेते थे, तो हमारा ये बीच वाला आ जाता था। तो इससे हम जान जाते थे कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल, क्या भाजक गुणे भागफल, और धन क्या होता था शेषफल, क्या धन शेषफल, क्या शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हमारा इस अकॉर्डिंग देखे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी या तो लघु उत्तरी में पूछ सकते हैं। डिटेल का समझाने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपके ऐसे क्वेश्चन लघु उत्तरी में भी आए तो आप सॉल्व कर सको। अब क्या है 76, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऐसे क्वेश्चन लगता है कि हम पहले भी करके आ चुके हैं। तो क्या होगा इसका जवाब, फटाफट आप लोग दो, क्या होगा इसका जवाब। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, किससे 1 से, आई मीन 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो हमसे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, सबसे छोटा 1 दिख रहा है। आप बोल सकते हो 0 भी दिख रहा है, नो, 0 तो प्राकृतिक संख्या 0 से नहीं स्टार्ट होती, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। 0 से हमारी कौन सी संख्या स्टार्ट होती है, 0 से हमारे कौन सी स्टार्ट होती है, होल नंबर, आई मीन पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। वही प्राकृतिक संख्या हमारी किससे स्टार्ट होती है, तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, क्या 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी क्या दिख रही है, सबसे छोटा में 1 दिख रहा है, 2 क्या है 1 से बड़ा है, 2 क्या है 1 से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है 1 है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आप 0 ना लगाएं, 0 क्योंकि होल नंबर है। डिटेल से बताने का मतलब है कि अगला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 की पूर्ववर्ती संख्या है, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि, देखो ये क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख लेना, क्योंकि इसका ऑप्शन सीरीज में जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। कह रहा है 1 की पूर्ववर्ती संख्या है, इसमें ये नहीं पूछा कि 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या है। अगर हम 1 की पूर्ववर्ती संख्या देखें तो ये, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है कि प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, या अगर पूछता 1 की प्राकृतिक पूर्व संख्या, क्या 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, क्या पूर्ववर्ती संख्या। तो आप सबको पता है कि 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, आप सबको तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसकी जो पूर्ववर्ती होगी वो 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो 0 होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आई मीन एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या होती नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछे 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, तब इन ऑप्शन नंबर द होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी 1 की जो प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या आएगी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि प्राकृतिक, तब 1 इनमें से कोई नहीं होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पूछा है कि 1 की पूर्ववर्ती, हमने बताया था अगर पूर्ववर्ती पूछे, क्या पूर्ववर्ती पूछता है क्वेश्चंस में तो हम क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। वहीं अनुवर्ती पूछता है तो हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं।
इसमें 0 1 की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती पूछ रहा है मीन 1 में से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, 0। लेकिन वही पूछता कि 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, क्या प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, तो आप सबको पता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे अगर क्वेश्चंस में ऐसा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ कंफर्म नहीं दिया गया थे, तो इसका ऑप्शन नंबर अ भी सही हो सकता है और द भी सही हो सकता है। तो हमने आपको दोनों बता दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस प्राकृतिक पूछे तो इनमें से कोई नहीं होगा, अगर आपने 1 का पूछे और अगर नहीं कुछ दिया गया तो आप 0 लगा सकते हैं। पूछ रहा है क्या, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 78 क्वेश्चन में कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है क्या, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, 102 103 104 ये सभी। तो आप सबको पता है क्रमागत संख्या पूछ रहा है, तो 101 की अगर क्रमागत संख्या देते, क्रमागत आई मीन क्रम से कौन संख्या होगी, 101 के बाद 102 आएगा, 102 के बाद 103 आएगा और ऐसे 104 आएगा, 105 आएगा। पूछ रहा है क्या 100 से बड़ी क्रमागत संख्या, तो 100 से बड़ी क्या दिख रही है आपको, 102 भी दिख रहा है, 103 भी दिख रहा है और 104 भी दिख रहा है, सारे 101 से बड़े हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखिए, तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ये सभी भी क्या है, ये सभी क्या हैं, 101 से बड़े हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 कोष्टक में क्या दिया गया है, 15 माइनस 12 कोष्टक बंद मल्टीप्लीकेशन 3 इक्वल टू 15 मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस कोष्टक में क्या दिया गया है, 12 मल्टीप्लीकेशन 3 किस नियम के आधार पर सत्य है। पहला दिया गया है गुणा का साचर नियम और फिर दिया गया है गुणा का व्यंकलन का बंटन नियम और सा दिया गया है व्यवकलन का गुणा का बंटन नियम और उधर दिया गया उपरीत किसी पर नहीं। तो जो ये आपका किया गया है क्या 15 माइनस 12 इंटू 3 और 15 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 3, तो ये आपका जो क्या है, ये आपका गुणा का बंटन नियम है। कौन सा नियम है, ये आपका गुणा का बंटन नियम है, क्या गुणा का बंटन नियम है, क्या गुणा का व्यंकलन का बंटन नियम है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ये बहुत बार पूछता है क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। क्या है, माइनस और कोष्टक में -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा चुके हैं, तो इसका आप जवाब फटाफट दो। क्या होगा, क्या है, माइनस माइनस और कोष्टक में भी -8 का क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, योगात्मक प्रतिलोम। हमने कहा योगात्मक जब प्रतिलोम पूछे तो इसका रिवर्स नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, इसमें अपना क्या साइन को चेंज करेंगे। -8 है तो +8 कर देंगे और +8 है तो -8 कर देंगे। तो यहाँ पहले से में माइनस बाहर दिया गया और अंदर भी आपको माइनस दिया गया, तो आप गलती से गलत ना करें क्योंकि माइनस और अंडर कोष्टक में -8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका क्वेश्चन हो जाएगा -8। ये माइनस हट जाएगा, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया और ये लेकिन अंदर भी तो माइनस लगा है। अगर -8 का पूछता तो हम क्या बताते, +8 बताते, +8 बताते। उसी प्रकार अगर हम -8 का पूछता तो हम +8 बता दिए, लेकिन ये माइनस बाहर था तो ये लग गया। हमारा आंसर क्या, ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा वो -8 आएगा, ना कि 8 आएगा। देखिए ये चीज़ें आप समझ रहे हो, अगर -8 का पूछता तो 8 बताते, लेकिन यहाँ पहले से माइनस लगा था इसलिए यहाँ पे -8 आया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 8 नहीं सही होगा। तो गलती से गलती ना करें, 8 नहीं सही होगा, हमारा कौन सा सही होगा, -8 सही होगा। क्या, -8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर अ सही होगा। फिर नीचे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने ये आपको क्वेश्चंस बता चुके हैं, देखो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैंने सारे सॉल्व करके आपको बताए थे। तो अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया, a बराबर a दिया गया है √3/2 और ब दिया गया है पाई। हमने पे क्या बताया था, पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझाई थी, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझाई। सब बराबर क्या दिया गया है, 0.69 और द बराबर दिया गया है द जो ऑप्शन नंबर द दिया गया है वो 5/√16। तुम्हारा क्या होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ब सही होगा क्योंकि पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 82 क्या दिया गया, 82 दिया गया धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। क्या पूछ रहा है, के ठीक के बाद 3a
प्लस 5 के ठीक के बाद कौन सा होगा देखेंगे तो 3a प्लस 6 होगा। क्या 3a प्लस 6 होगा। इसके ठीक बाद क्या होगा 3a प्लस 6 होगा के बाद का धन पूर्णांक होगा। तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्या ब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से योगात्मक तस्मक है, तो हमने बताया था ना योगात्मक तस्मक किसे कहते हैं, जीरो को क्या कहते हैं, योगात्मक तस्मक कहते हैं। क्या जीरो को क्या कहते हैं, योगात्मक तस्मक कहते हैं। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या लास्ट क्वेश्चन है। अब हमारी सीरीज क्या हो गई, हमारा जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया वो खत्म हो चुका है। क्या फटाफट आप सारी चीज़ें हो सकता है सब आप चीज़ समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप क्या करें, कमेंट करें और हम उस पर तब वीडियो बनाएंगे अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आपको। क्या अभी आपके पास टाइम है, 5-6 दिन आपके पास टाइम है, तो आप जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास भेज सकते हैं। 84 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम है। क्या 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम है। देखो इसमें ऑप्शन आपके गलत दिए गए। हमने क्या बताया था, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, हमने आपसे क्या बताया था, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो 7/3 का हमने योगात्मक, हमें बताया था कि जब योगात्मक पूछे तो हम साइन चेंज करते हैं। ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं। क्या पूछा है, 7/3 का योगात्मक, जब आपसे पूछे योगात्मक तो हमने कहा जब योगात्मक पूछे, क्या योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसमें साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ना तो धनात्मक दिख रहा है ना ऋणात्मक, आई मीन कुछ, जब कुछ ना दिखे तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो इसका अपोजिट क्या होगा, -7/3। योगात्मक प्रतिलोम में साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो -7/3 होगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है -7/3 नहीं दिया गया है, देना चाहिए था आ वाले में। चाहे प्रिंट में गलती हुई हो क्योंकि अ दिया गया, प्रिंट में गलती नहीं है, इसमें ऑप्शन द भी दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं, तो हम लगा सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। तो आ दिया गया था 7/3, तुम्हारा क्या आया -7/3। ब दिया गया -3/7। तो आप इसको वो ना समझ लो, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं पूछा है आपसे, पूछा है योगात्मक प्रतिलोम। क्या योगात्मक प्रतिलोम। तो औषध दिया गया 3/7 और द भी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। अगर मान लो इनमें से न दिया गया था तो प्रिंटिंग में गलती हो सकती है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर कितना आया था, 7/3 आया था। तो 7/3 कहीं दिख नहीं रहा तो ऑप्शन नंबर 2 बचा, इनमें से कोई नहीं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके वो विकल्पी क्वेश्चन के मैथ के लास्ट क्वेश्चन है। क्या लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, यस स्क्वायर -1, क्या यस स्क्वायर -1 अपान यस प्लस 1 का होल स्क्वायर का सरलतम रूप है। क्या है सरलतम रूप, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, यस स्क्वायर -1 अपान यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का सरलतम रूप है। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में होता है ए माइनस बी। क्या ए माइनस बी, और इसको यस प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स प्लस 1, अगले कोष्टक में यक्स प्लस 1। फिर करेंगे तो ये फिर इसी रूप में चेंज हो जाएगा। क्या इसी रूप में चेंज होगा। यहाँ देखेंगे यस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या, x-1 और अपान x+1। तो आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में आ दिया गया x-1 x+1, तो हमारा भी क्या आया x-1 और x+1। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलिए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम तो आपके जो राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, तो आप फटाफट 2-3 बार वीडियो को देखिए और सारी चीज़ें रिवाइज कीजिए। देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट भी करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।